नई पेंशन, इसको हम न्यू पेंशन स्कीम कहते हैं, उसके तहत गवर्न होते हैं। तो न्यू पेंशन स्कीम क्या है या नेशनल पेंशन सिस्टम क्या है, इसको हम देखते हैं। यहां पर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन बेस्ड पेंशन सिस्टम है। तो यहां पर सरकार कितना कंट्रीब्यूशन आपके पेंशन के लिए देगी, इसको डिफाइन किया गया है। आपको कितनी पेंशन मिलेगी, ये यहां पर डिफाइंड नहीं है। तो एक तो इसकी बात यह है, नेशनल पेंशन सिस्टम में सरकार द्वारा आपको दी जाने वाली पेंशन के लिए कितना कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा, ये तो डिफाइंड है, लेकिन आपको पेंशन कितनी मिलेगी ये डिफाइंड नहीं है। जैसा कि आपने ओल्ड पेंशन रूल, जिसके बारे में हम अभी तक चर्चा कर रहे थे, उसमें देखा कि आपको अपनी सेवा का लास्ट पे ड्रॉन का 50% तक पेंशन के रूप में मिलता है, या मिनिमम 9,000 मिलता है। यहां पर ऐसी कोई भी अमाउंट पेंशन के रूप में डिफाइंड नहीं है, कंफर्म नहीं है। यहाँ जो कंफर्म है वो है सरकार द्वारा दिया जाने वाला अपना कंट्रीब्यूशन। इसने जो डिफाइंड पेंशन स्कीम अब आ रही है, डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम जो है, इसको रिप्लेस कर दिया, क्योंकि उसमें बेनिफिट डिफाइंड था और इसमें कंट्रीब्यूशन डिफाइंड है। और इस तरह से ये जो नई पेंशन स्कीम है, ये 1 जनवरी 2004 से जिन लोगों ने सरकारी सेवा में नौकरी ज्वाइन की है, उन लोगों के ऊपर लागू हो गई है। इसमें दो तरह के कंट्रीब्यूशन किए जाते हैं। इसमें एक सब्सक्राइबर है और दूसरा है एम्प्लॉयर। तो सब्सक्राइबर वो है जो सरकारी कर्मचारी है, जिसके लिए ये खाता पेंशन स्कीम का खोला जाता है, और एम्प्लॉयर इसमें सरकार है। तो दो लोग हैं, सब्सक्राइबर एंड द एम्प्लॉयर। सब्सक्राइबर मीन द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड एम्प्लॉयर मीन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इसमें एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है, जिसको शॉर्ट में प्रान बोलते हैं, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। और इस परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर में अमाउंट डिपॉजिट की जाती है सरकार के द्वारा और एम्प्लॉय के द्वारा, दोनों के द्वारा। इस परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट में एक अमाउंट जमा की जाती है हर महीने। और ये जो लोगों ने भी 1 जनवरी 2014 के बाद सिविल सर्विस में नौकरी ज्वाइन की है, उन लोगों के ऊपर ये नई पेंशन स्कीम मैंडेटरी है। और बाकी लोग, अगर जो लोग सरकारी सेवा में नहीं है, वो लोग भी अगर नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत अपना खाता खोलना चाहते हैं, वो लोग भी अपना नेशनल पेंशन सिस्टम में खाता खोल सकते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, और जो भी पेंशन उनको मिलेगी वो पेंशन ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई वॉलंटरीली अपना खाता खोलता है, तो उसमें सरकार की तरफ से कोई भी योगदान नहीं किया जाएगा। जो एनपीएस है वो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन के बेस पर वर्क करती है, जिसमें ये बताया गया है कि सरकार के द्वारा, और जो एम्प्लॉय होगा जिसको हम सब्सक्राइबर कहें। सर आपने एनपीएस की एक ही स्लाइड रन कर रही है, उसके आगे नहीं हुई है ये कंटिन्यू। मैं दोबारा करता हूँ, जी। मैं दोबारा करता जी। हूँ। अब आपके सामने दूसरी स्लाइड आई। जी सर। दूसरी स्लाइड आ गई, अच्छा चलिए। तो एनपीएस में मैंने जैसा कि आपको बताया, आपके पास नई स्लाइड आ गई, पहले ये बताइए। हाँ सर, ये आ गई सर। एनपीएस बिल चलिए ठीक है, ठीक है। तो एनपीएस जो है वो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे काम करती है, जिसमें दो तरह के अकाउंट हैं, जिनको टायर 1 एंड टायर 2 अकाउंट कहा गया है। और जिसमें दोनों ही पेंशन अकाउंट के लिए हैं। जो टायर 1 है वो पेंशन अकाउंट के रूप में काम करता है, और जो टायर 2 है वो सेविंग अकाउंट के रूप में काम करता है।
और दोनों ही ये रिटायरमेंट सेविंग के प्रोडक्ट्स हैं। इसमें केवल एक अंतर है कि जो टायर 1 है उसमें से सामान्य तौर पर कोई भी विड्रॉल नहीं होता है, और जो टायर 2 है उसमें आपकी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए विड्रॉ किया जा सकता है। हालांकि टायर 1 में भी कुछ सर्टेन कंडीशंस में विड्रॉ करने के लिए प्रोविजन कर दिए गए हैं। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पेंशन? पेंशन का बेनिफिट क्या है? तो पहला बेनिफिट यह है कि ये एक ट्रांसपेरेंट स्कीम है, क्योंकि इसके तहत जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको कितना कंट्रीब्यूशन देना है और सरकार को कितना कंट्रीब्यूशन देना है ये क्लियर कट डिफाइंड है। ये आपका जो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर है उसमें जमा होता है। उसमें जमा होने की सूचना आपके पास समय समय पर स्टेटमेंट के रूप में आती रहती है। इसके अलावा आप एनपीएस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में, और उसमें भी आप देख सकते हैं कि आपके एनपीएस के अकाउंट में कितना पैसा जमा हो गया है। इसके अलावा आप अपने जो अकाउंट नंबर है उसके यूजर आईडी एंड पासवर्ड के माध्यम से आप एनपीएस की वेबसाइट को एक्सेस करके अपने जो कंट्रीब्यूशन है और उसमें कितना पैसा जमा हो गया है इसको भी देख सकते हैं। दूसरा इसका फायदा है कि ये पोर्टेबल है। आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होते हैं तो आपका अकाउंट एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, हर डिपार्टमेंट में आपका अकाउंट ट्रांसफर हो जाता है। यानी कि आपका जो पहला अकाउंट खुलता है वही नंबर के अगेंस्ट आपके अलग अलग डिपार्टमेंट में जहां आपने समय समय पर सेवाएं दी हैं उनमें आपका सब्सक्रिप्शन जमा किया जा सकता है। ये बहुत सिंपल भी है, क्योंकि इसमें कितना अमाउंट जाना है, कितना अमाउंट आपके पास से मिलना है, कितना सरकार से मिलना है, उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया जाना है, ये सारे तरीके भी बताए गए हैं। तो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी ऑप्शन दिए गए हैं, और इसीलिए इसको सिंपल भी कहा जा रहा है। इसको रेगुलेट करने के लिए पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो इस पूरी स्कीम को, नेशनल पेंशन सिस्टम को रेगुलेट करती है। So basically, NPS is a transparent and cost-effective system wherein the pension contributions are invested in the pension fund scheme and the employees will be able to know the value of the investment on day-to-day basis. Basically, हर दिन आपको पता लगता रहेगा कि आपके अकाउंट में कितना पैसा जमा हो गया है। जब भी कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा तो वो फिर अपने को कहीं अलग अलग खाता खोलने की उसको आवश्यकता नहीं है। उसी खाते के बेसिस पर उसके अलग अलग डिपार्टमेंट से जो सब्सक्रिप्शन है वो उसके अकाउंट में जमा होता रहेगा। इसको जो नोडल डिपार्टमेंट हैं उनके माध्यम से अकाउंट खोलना है और उसको एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जो मिल जाएगा वो उसके साथ आजीवन काम करता रहेगा। एनपीएस को मैंने जैसा कि बताया प्रोविडेंट पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा एक इन्वेस्टमेंट सिस्टम के तहत, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के तहत इन्वेस्टमेंट के नॉर्म्स बनाए गए हैं, और वो टाइम टू टाइम रेगुलरली मॉनिटर करता है कि एनपीएस स्कीम कैसी चल रही है, फंड मैनेजर्स कौन कौन हैं और ओवरऑल स्कीम की परफॉर्मेंस कैसी है। अब हम देखते हैं कि जो न्यू पेंशन स्कीम का टायर 1 अकाउंट है उसके की फीचर्स क्या हैं। इसमें जो सरकारी, हेलो, हाँ स्लाइड चेंज की है? नहीं हुई सर, यहाँ पर नहीं हुई है? नहीं। अच्छा, मैं करता हूँ। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि मैं तो यहाँ कर रहा हूँ लेकिन आप तक नहीं पहुंच रही। मैं करता हूँ। ओके सर, अभी आइए की फीचर्स ऑफ टायर 1। की फीचर आ गया, ठीक है। हाँ तो जो टायर 1 अकाउंट होता है, टायर 1 अकाउंट का की फीचर ये है कि इसमें जो सरकारी कर्मचारी है उसकी बेसिक पे का 10% और जो उसके ऊपर डियरनेस अलाउंस लागू होता है हर महीने वो सरकारी कर्मचारी की सैलरी में से काट के टीयर 1 अकाउंट में जमा किया जाता है। फिर कितना परसेंट सरकार के मिलेगी? 10%, 10% ऑफ द बेसिक पे एंड डियरनेस अलाउंस एवरी मंथ। इसके अलावा सरकार के द्वारा इस खाते में आपकी बेसिक पे का और प्लस डीए का
14% अमाउंट सरकार के द्वारा आपके टीयर 1 अकाउंट में जमा किया जाता है। और जो टीयर 1 अकाउंट है उसमें जो रिटर्न्स हैं, जो भी उसमें रिटर्न मिलते हैं वो भी उसी अकाउंट में आते रहते हैं, और सामान्य रूप से इस टीयर 1 अकाउंट से विड्रॉ पैसा नहीं किया जाता है। इसके अलावा एक टीयर 2 अकाउंट भी है। इस टीयर 2 अकाउंट में अगर कोई सरकारी कर्मचारी चाहता है अपनी सेविंग को जमा करना, तो वो अपनी सेविंग को टीयर 2 अकाउंट में जमा कर सकता है, और सरकारी कर्मचारी को ये विकल्प रहता है कि वो चाहे तो उस टीयर 2 अकाउंट से कुछ अमाउंट को विड्रॉ कर सकता है। अगर वो चाहता है कि वो टीयर 2 अकाउंट ना खोले, तो वो चाहे तो टीयर 2 अकाउंट ना खोले, ये टोटली एक वॉलेंट्री अकाउंट है। और लेकिन अगर वो टीयर 2 अकाउंट भी खोल रहा है तो साल में कम से कम उसको एक बार उसमें ट्रांजेक्शन करने की आवश्यकता होती है। टीयर 2 अकाउंट में कोई मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। टीयर 2 अकाउंट की कुछ और खास बातें ये हैं कि आप इसमें से कितनी भी बार भी विड्रॉ कर सकते हैं। आप इसमें अलग अलग जो नॉमिनीज हैं उनको भी कर सकते हैं। टीयर 1 अकाउंट के लिए अलग नॉमिनी और टीयर 2 अकाउंट के लिए अलग नॉमिनी भी रख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने पसंद के पेंशन फंड मैनेजर को भी चुन सकते हैं, टीयर 1 में भी और टीयर 2 में भी। इसके अलावा टीयर 2 अकाउंट से टीयर 1 में भी ट्रांसफर किया जा सकता है अमाउंट को। आपको अपनी बैंक की डिटेल एक्टिवली मैनेज देनी होती है, और टीयर 2 अकाउंट को खोलने के लिए टीयर 1 अकाउंट का होना आवश्यक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप केवल टीयर 2 अकाउंट खोलना चाहते हैं। टीयर 2 अकाउंट इज ओपनेबल ओनली व्हेन टीयर 1 अकाउंट इज आल्सो देयर। तो आपको दोनों अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन टीयर 1 अकाउंट खोलना कंपलसरी है और टीयर 2 अकाउंट खोलना वॉलेंट्रीली है। इसमें जो आपको पेंशन दी जाती है वो पेंशन एनुटी सर्विस प्रोवाइडर देते हैं। एनुटी सर्विस प्रोवाइडर का तात्पर्य ऐसी कंपनियों से है जो बेसिकली इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जो आप पैसा जमा उनके पास करेंगे, उन जमा पैसे के आधार पर वो आपको पेंशन देंगे। और आज के समय में एनुटी सर्विस प्रोवाइडर में जो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां शामिल हैं, उसमें बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, स्टार यूनियन दाइचाई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और इसके अलावा कुछ कंपनियां और भी हैं जो अगर आप उनके हैं तो आप जो एन्युटी मिलेगी उसके बेसिस पर वो आपको पेंशन देंगे। ये आपका न्यू पेंशन स्कीम ओल्ड पेंशन स्कीम से किस तरह से डिफरेंट है ये एक बार देखते हैं। जहां ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको कितनी पेंशन मिलेगी ये तय है, न्यू पेंशन स्कीम में ये अमाउंट तय नहीं है। इसमें कितना कंट्रीब्यूशन जमा होगा वो केवल तय है, लेकिन कितनी पेंशन मिलेगी ये चीज पहले से तय नहीं है। हमको आपस में तुलना करके देखें तो हम देखेंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम टोटली अलग अलग स्कीम्स हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम पेंशन रूल्स 1972, जिनको अब पेंशन रूल्स 2021 कहा जाता है, उसके तहत गवर्न होते हैं। इसमें 2004 के बाद जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उन लोगों को ये बेनिफिट मिलता है। इसमें जो आपको बेनिफिट है पेंशन का वो पूरी तरह से डिफाइंड है, और 1 जनवरी 2006 के बाद से जो आपको लास्ट पे ड्रॉन है उसका, या फिर जो आपकी 10 महीने की एवरेज पे है उसका 50% आपको पेंशन मिलती है। इसके विपरीत नेशनल पेंशन सिस्टम में जो न्यू पेंशन स्कीम है उसको पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ट्रस्ट जो है वो ऑपरेट करती है। इसमें कोई भी सरकारी एम्प्लॉय या कोई भी भारत का नागरिक इस पेंशन स्कीम का पात्र बन सकता है। इसके अलावा इसमें कितना कंट्रीब्यूशन दिया जाना बिल्कुल डिफाइंड है। इसमें जो पेंशन मिलती है वो इस पर निर्भर करती है कि जब आप उस पूरे एनपीएस से बाहर निकल रहे हैं
उस समय आपके अकाउंट में कितना पैसा है, और उस पैसे का एक सर्टेन अमाउंट आपको पेंशन स्कीम खरीदने के लिए करना होता है, और बाकी का अमाउंट आप अपने पास लमसम के रूप में भी रख सकते हैं। तो एनपीएस स्कीम के तहत मैक्सिमम 40% तक आप अपने वन टाइम विड्रॉ कर सकते हैं, मैक्सिमम 60% तक आप वन टाइम विड्रॉ कर सकते हैं, मिनिमम 40% आपको एन्युटी परचेज करने के लिए इन्वेस्ट करना होगा। यहाँ पर अलग अलग जो एग्जिट के तरीके हैं इस स्कीम से, उसमें अगर कोई 60 साल की उम्र में रिटायर हो रहा है तो उसको जो भी अमाउंट उसके कॉर्पस में है, कॉर्पस से तात्पर्य मेरा ये है कि उसके टायर 1 अकाउंट में उसने अपनी सेवा काल के दौरान जो कंट्रीब्यूशन किया है अपनी ओर से, और जो सरकार की ओर से कंट्रीब्यूशन दिया गया है, और उस पर जो उसको रिटर्न मिला है, उन सबको मिला के जो अमाउंट बनेगी उसको हम कॉर्पस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। उस कॉर्पस में से कम 40% उसको एक पेंशन स्कीम खरीदने के लिए पैसे एक एन्युटी कंपनी को जमा करने होंगे, और बाकी वो 60% लमसम में विड्रॉ कर सकता है। वो जो पैसा विड्रॉ करेगा वो पूरी तरह से टैक्स से फ्री है। अगर कोई व्यक्ति 60 वर्ष से कम उम्र में सर्विस से बाहर होता है, चाहे वो बीआरएस के द्वारा या रिजर्वेशन के द्वारा, उस स्थिति में उस व्यक्ति को जो उसके कॉर्पस में अमाउंट है उसके 80% को, यानी कि 80% को एन्युटी खरीदने के लिए खर्च करना होगा, और 20% तक वो लमसम विड्रॉ कर सकता है, और जो वो लमसम विड्रॉ करेगा उस पर भी कोई भी इनकम टैक्स पेएबल नहीं है। लेकिन अगर कोई सरकारी कर्मचारी जो एनपीएस स्कीम से गवर्न था, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तब फिर वो चाहे तो उसके परिवार के लोग एनपीएस के तहत लाभ ले लें, या फिर वो उसके परिवार के लोग पुरानी पेंशन स्कीम के तहत लाभ लेने के लिए हकदार होंगे। रात के 8 बजे तक चलना है। डेफ एम्प्लॉइज एसोसिएशन की वर्कशॉप है पेंशन रूल्स के ऊपर, हमने 8 बजे तक का टाइम दे रखा है। सर स्लाइड आपकी एग्जिट फ्रॉम वाली चल रही है ना? ओह शिट। मनु मैं कर ज्वाइन कर रहा हूँ यार, सर को बोल रोकना पड़ेगा मेरे को। सर को फोन नहीं, मैं सर को वैसे ही वो करता हूँ ज्वाइन करके सर को रोकूंगा। हेलो। हेलो। जी जी बताइए। आवाज, हाँ सर कंटिन्यू करें सर। कंटिन्यू करें, चलिए। तो अब एनपीएस के तहत मैंने जैसा कि बताया, एनपीएस के तहत आपको क्या लाभ होगा वो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग डिफाइंड है। तो यदि कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र में सुपरएनुएट होने के बाद एनपीएस से एग्जिट हो रहा है, तब उसके कॉर्पस में, कॉर्पस यानी कि उसका जो टायर 1 अकाउंट था, उस टायर 1 अकाउंट में उसने अपने सेवा काल के दौरान जो कंट्रीब्यूशन दिया है, और इसके साथ साथ जो सरकार ने कंट्रीब्यूशन दिया है, उसके साथ साथ जो उस पर उसको रिटर्न मिला है, उन तीनों को मिला के जो कॉर्पस बनेगा, उस अमाउंट का कम से कम 40% उसको एक एन्युटी खरीदने के लिए, यानी कि पेंशन स्कीम खरीदने के लिए जमा करना होगा किसी पेंशन स्कीम कंपनी के साथ, और 60% वो लमसम अमाउंट के रूप में विड्रॉ कर सकता है। और ये जो लमसम अमाउंट वो विड्रॉ करेगा उस पर उसे कोई टैक्स, इनकम टैक्स देना नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र से कम पे बीआरएस लेता है या सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे देता है, तो फिर उसके कॉर्पस में जो अमाउंट होगा उसके मैक्सिमम मिनिमम 80% का उसको एन्युटी खरीदनी पड़ेगी पेंशन स्कीम।
Recording in progress. मिल सकता है या नई पेंशन, इसको हम न्यू पेंशन स्कीम कहते हैं, उसके तहत गवर्न होते हैं। तो न्यू पेंशन स्कीम क्या है या नेशनल पेंशन सिस्टम क्या है, इसको हम देखते हैं। यहां पर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन बेस्ड पेंशन सिस्टम है। तो यहां पर सरकार कितना कंट्रीब्यूशन आपके पेंशन के लिए देगी, इसको डिफाइन किया गया है। आपको कितनी पेंशन मिलेगी, ये यहां पर डिफाइंड नहीं है। तो एक तो इसकी बात यह है, नेशनल पेंशन सिस्टम में सरकार द्वारा आपको दी जाने वाली पेंशन के लिए कितना कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा, ये तो डिफाइंड है, लेकिन आपको पेंशन कितनी मिलेगी ये डिफाइंड नहीं है। जैसा कि आपने ओल्ड पेंशन रूल, जिसके बारे में हम अभी तक चर्चा कर रहे थे, उसमें देखा कि आपको अपनी सेवा का लास्ट पे ड्रॉन का 50% तक पेंशन के रूप में मिलता है, या मिनिमम 9,000 मिलता है। यहां पर ऐसी कोई भी अमाउंट पेंशन के रूप में डिफाइंड नहीं है, कंफर्म नहीं है। यहां जो कंफर्म है वो है सरकार द्वारा दिया जाने वाला अपना कंट्रीब्यूशन। इसने जो डिफाइंड पेंशन स्कीम अब आ रही है, डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम जो है, इसको रिप्लेस कर दिया, क्योंकि उसमें बेनिफिट डिफाइंड था और इसमें कंट्रीब्यूशन डिफाइंड है। और इस तरह से ये जो नई पेंशन स्कीम है, ये 1 जनवरी 2004 से जिन लोगों ने सरकारी सेवा में नौकरी ज्वाइन की है, उन लोगों के ऊपर लागू हो गई है। इसमें 2 तरह के कंट्रीब्यूशन किए जाते हैं। इसमें एक सब्सक्राइबर है और दूसरा है एम्प्लॉयर। तो सब्सक्राइबर वो है जो सरकारी कर्मचारी है, जिसके लिए ये खाता पेंशन स्कीम का खोला जाता है, और एम्प्लॉयर इसमें सरकार है। तो 2 लोग हैं, सब्सक्राइबर एंड द एम्प्लॉयर। सब्सक्राइबर मीन द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड एम्प्लॉयर मीन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इसमें एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है, जिसको शॉर्ट में प्रान बोलते हैं, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। और इस परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर में अमाउंट डिपॉजिट की जाती है सरकार के द्वारा और एम्प्लॉय के द्वारा, दोनों के द्वारा। इस परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट में एक अमाउंट जमा की जाती है हर महीने। और ये जो लोगों ने भी 1 जनवरी 2014 के बाद सिविल सर्विस में नौकरी ज्वाइन की है, उन लोगों के ऊपर ये नई पेंशन स्कीम मैंडेटरी है। और बाकी लोग, अगर जो लोग सरकारी सेवा में नहीं है, वो लोग भी अगर नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत अपना खाता खोलना चाहते हैं, वो लोग भी अपना नेशनल पेंशन सिस्टम में खाता खोल सकते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, और जो भी पेंशन उनको मिलेगी वो पेंशन ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई वॉलंटरीली अपना खाता खोलता है, तो उसमें सरकार की तरफ से कोई भी योगदान नहीं किया जाएगा। जो एनपीएस है वो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन के बेस पर वर्क करती है, जिसमें ये बताया गया है कि सरकार के द्वारा और जो एम्प्लॉय होगा, जिसको हम सब्सक्राइबर कहें। सर आपने एनपीएस की एक ही स्लाइड रन कर रही है, उसके आगे नहीं हुई है ये कंटिन्यू। मैं दोबारा करता हूँ, जी मैं दोबारा करता हूँ। जी। अब आपके सामने दूसरी स्लाइड आई। जी सर। दूसरी स्लाइड आ गई, अच्छा चलिए। तो एनपीएस में मैंने जैसा कि आपको बताया, आपके पास नई स्लाइड आ गई, पहले ये बताइए। हाँ सर, ये आ गई सर, एनपीएस बिल। चलिए ठीक है, ठीक है। तो एनपीएस जो है वो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे काम करती है, जिसमें 2 तरह के अकाउंट हैं, जिनको टायर 1 एंड टायर 2 अकाउंट कहा गया है, और जिसमें दोनों ही पेंशन अकाउंट के लिए हैं। जो टायर 1 है
वो पेंशन अकाउंट के रूप में काम करता है, और जो टायर 2 है वो सेविंग अकाउंट के रूप में काम करता है, और दोनों ही ये रिटायरमेंट सेविंग के प्रोडक्ट्स हैं। इसमें केवल एक अंतर है कि जो टायर 1 है उसमें से सामान्य तौर पर कोई भी विड्रॉल नहीं होता है, और जो टायर 2 है उसमें आपकी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए विड्रॉ किया जा सकता है। हालांकि टायर 1 में भी कुछ सर्टेन कंडीशंस में विड्रॉ करने के लिए प्रोविजन कर दिए गए हैं। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पेंशन? पेंशन का बेनिफिट क्या है? तो पहला बेनिफिट ये है कि ये एक ट्रांसपेरेंट स्कीम है, क्योंकि इसके तहत जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको कितना कंट्रीब्यूशन देना है और सरकार को कितना कंट्रीब्यूशन देना है ये क्लियर कट डिफाइंड है। ये आपका जो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर है उसमें जमा होता है। उसमें जमा होने की सूचना आपके पास समय समय पर स्टेटमेंट के रूप में आती रहती है। इसके अलावा आप एनपीएस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में, और उसमें भी आप देख सकते हैं कि आपके एनपीएस के अकाउंट में कितना पैसा जमा हो गया है। इसके अलावा आप अपने जो अकाउंट नंबर है उसके यूजर आईडी एंड पासवर्ड के माध्यम से आप एनपीएस की वेबसाइट को एक्सेस करके अपने जो कंट्रीब्यूशन है और उसमें कितना पैसा जमा हो गया है इसको भी देख सकते हैं। दूसरा इसका फायदा है कि ये पोर्टेबल है। आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होते हैं तो आपका अकाउंट एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, हर डिपार्टमेंट में आपका अकाउंट ट्रांसफर हो जाता है। यानी कि आपका जो पहला अकाउंट खुलता है वही नंबर के अगेंस्ट आपके अलग अलग डिपार्टमेंट में जहां आपने समय समय पर सेवाएं दी हैं उनमें आपका सब्सक्रिप्शन जमा किया जा सकता है। ये बहुत सिंपल भी है, क्योंकि इसमें कितना अमाउंट जाना है, कितना अमाउंट आपके पास से मिलना है, कितना सरकार से मिलना है, उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया जाना है, ये सारे तरीके भी बताए गए हैं। तो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी ऑप्शन दिए गए हैं, और इसीलिए इसको सिंपल भी कहा जा रहा है। इसको रेगुलेट करने के लिए पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो इस पूरी स्कीम को, नेशनल पेंशन सिस्टम को रेगुलेट करती है। So basically, NPS is a transparent and cost-effective system wherein the pension contributions are invested in the pension fund scheme, and the employees will be able to know the value of the investment on day-to-day basis. Basically, हर दिन आपको पता लगता रहेगा कि आपके अकाउंट में कितना पैसा जमा हो गया है। जब भी कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा तो वो फिर अपने को कहीं अलग अलग खाता खोलने की उसको आवश्यकता नहीं है। उसी खाते के बेसिस पर उसके अलग अलग डिपार्टमेंट से जो सब्सक्रिप्शन है वो उसके अकाउंट में जमा होता रहेगा। इसको जो नोडल डिपार्टमेंट हैं उनके माध्यम से अकाउंट खोलना है और उसको एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जो मिल जाएगा वो उसके साथ आजीवन काम करता रहेगा। एनपीएस को मैंने जैसा कि बताया प्रोविडेंट पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा एक इन्वेस्टमेंट सिस्टम के तहत, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के तहत इन्वेस्टमेंट के नॉर्म्स बनाए गए हैं, और वो टाइम टू टाइम रेगुलरली मॉनिटर करता है कि एनपीएस स्कीम कैसी चल रही है, फंड मैनेजर्स कौन कौन हैं, और ओवरऑल स्कीम की परफॉर्मेंस कैसी है। अब हम देखते हैं कि जो न्यू पेंशन स्कीम का टायर 1 अकाउंट है उसके की फीचर्स क्या हैं। इसमें जो सरकारी, हेलो, हाँ स्लाइड चेंज की है? नहीं हुई सर, यहाँ पर नहीं हुई है? नहीं। अच्छा, मैं करता हूँ। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि मैं तो यहाँ कर रहा हूँ लेकिन आप तक नहीं पहुंच रही। मैं करता हूँ। ओके सर, अभी ये की फीचर्स ऑफ टायर 1। की फीचर आ गया, ठीक है। हाँ तो जो टायर 1 अकाउंट होता है, टायर 1 अकाउंट का की फीचर ये है कि इसमें जो सरकारी कर्मचारी है उसकी बेसिक पे का 10% और जो उसके ऊपर डियरनेस अलाउंस लागू होता है हर महीने, वो सरकारी कर्मचारी की सैलरी में से काट के टीयर 1 अकाउंट में जमा किया जाता है। फिर कितना सरकार के परसेंट? 10%, 10% ऑफ द बेसिक पे एंड डियरनेस अलाउंस एवरी मंथ।
इसके अलावा सरकार के द्वारा इस खाते में आपकी बेसिक पे का और प्लस डीए का 14% अमाउंट सरकार के द्वारा आपके टीयर 1 अकाउंट में जमा किया जाता है। और जो टीयर 1 अकाउंट है उसमें जो रिटर्न्स हैं, जो भी उसमें रिटर्न मिलते हैं वो भी उसी अकाउंट में आते रहते हैं, और सामान्य रूप से इस टीयर 1 अकाउंट से विड्रॉ पैसा नहीं किया जाता है। इसके अलावा एक टीयर 2 अकाउंट भी है। इस टीयर 2 अकाउंट में अगर कोई सरकारी कर्मचारी चाहता है अपनी सेविंग को जमा करना, तो वो अपनी सेविंग को टीयर 2 अकाउंट में जमा कर सकता है, और सरकारी कर्मचारी को ये विकल्प रहता है कि वो चाहे तो उस टीयर 2 अकाउंट से कुछ अमाउंट को विड्रॉ कर सकता है। अगर वो चाहता है कि वो टीयर 2 अकाउंट ना खोले, तो वो चाहे तो टीयर 2 अकाउंट ना खोले, ये टोटली एक वॉलेंट्री अकाउंट है। और लेकिन अगर वो टीयर 2 अकाउंट भी खोल रहा है तो साल में कम से कम उसको एक बार उसमें ट्रांजेक्शन करने की आवश्यकता होती है। टीयर 2 अकाउंट में कोई मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। टीयर 2 अकाउंट की कुछ और खास बातें ये हैं कि आप इसमें से कितनी भी बार भी विड्रॉ कर सकते हैं। आप इसमें अलग अलग जो नॉमिनीज हैं उनको भी कर सकते हैं। टीयर 1 अकाउंट के लिए अलग नॉमिनी और टीयर 2 अकाउंट के लिए अलग नॉमिनी भी रख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने पसंद के पेंशन फंड मैनेजर को भी चुन सकते हैं, टीयर 1 में भी और टीयर 2 में भी। इसके अलावा टीयर 2 अकाउंट से टीयर 1 में भी ट्रांसफर किया जा सकता है अमाउंट को। आपको अपनी बैंक की डिटेल एक्टिवली मैनेज देनी होती है, और टीयर 2 अकाउंट को खोलने के लिए टीयर 1 अकाउंट का होना आवश्यक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप केवल टीयर 2 अकाउंट खोलना चाहते हैं। टीयर 2 अकाउंट इज ओपनेबल ओनली व्हेन टीयर 1 अकाउंट इज आल्सो देयर। तो आपको दोनों अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन टीयर 1 अकाउंट खोलना कंपलसरी है और टीयर 2 अकाउंट खोलना वॉलेंट्रीली है। इसमें जो आपको पेंशन दी जाती है वो पेंशन एनुटी सर्विस प्रोवाइडर देते हैं। एनुटी सर्विस प्रोवाइडर का पर ऐसी कंपनियों से है जो बेसिकली इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जो आप पैसा जमा उनके पास करेंगे, उन जमा पैसे के आधार पर वो आपको पेंशन देंगे। और आज के समय में एनुटी सर्विस प्रोवाइडर में जो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां शामिल हैं, उसमें बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, स्टार यूनियन दाइचाई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और इसके अलावा कुछ कंपनियां और भी हैं जो अगर आप उनके हैं तो आप जो एन्युटी मिलेगी उसके बेसिस पर वो आपको पेंशन देंगे। ये आपका न्यू पेंशन स्कीम ओल्ड पेंशन स्कीम से किस तरह से डिफरेंट है ये एक बार देखते हैं। जहां ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको कितनी पेंशन मिलेगी ये तय है, न्यू पेंशन स्कीम में ये अमाउंट तय नहीं है। इसमें कितना कंट्रीब्यूशन जमा होगा वो केवल तय है, लेकिन कितनी पेंशन मिलेगी ये चीज पहले से तय नहीं है। हमको आपस में तुलना करके देखें तो हम देखेंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम टोटली अलग अलग स्कीम्स हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम पेंशन रूल्स 1972, जिनको अब पेंशन रूल्स 2021 कहा जाता है, उसके तहत गवर्न होते हैं। इसमें 2004 के बाद जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उन लोगों को ये बेनिफिट मिलता है। इसमें जो आपको बेनिफिट है पेंशन का वो पूरी तरह से डिफाइंड है, और 1 जनवरी 2006 के बाद से जो आपको लास्ट पे ड्रॉन है उसका, या फिर जो आपकी 10 महीने की एवरेज पे है उसका 50% आपको पेंशन मिलती है। इसके विपरीत नेशनल पेंशन सिस्टम में जो न्यू पेंशन स्कीम है उसको पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ट्रस्ट जो है वो ऑपरेट करती है। इसमें कोई भी सरकारी एम्प्लाई या कोई भी भारत का नागरिक इस पेंशन स्कीम का पात्र बन सकता है। इसके अलावा इसमें कितना कंट्रीब्यूशन दिया जाना बिल्कुल डिफाइंड है।
इसमें जो पेंशन मिलती है वो इस पर निर्भर करती है कि जब आप उस पूरे एनपीएस से बाहर निकल रहे हैं उस समय आपके अकाउंट में कितना पैसा है, और उस पैसे का एक सर्टेन अमाउंट आपको पेंशन स्कीम खरीदने के लिए करना होता है, और बाकी का अमाउंट आप अपने पास लमसम के रूप में भी रख सकते हैं। तो एनपीएस स्कीम के तहत मैक्सिमम 40% तक आप अपने वन टाइम विड्रॉ कर सकते हैं, मैक्सिमम 60% तक आप वन टाइम विड्रॉ कर सकते हैं, मिनिमम 40% आपको एन्युटी परचेज करने के लिए इन्वेस्ट करना होगा। यहाँ पर अलग अलग जो एग्जिट के तरीके हैं इस स्कीम से, उसमें अगर कोई 60 साल की उम्र में रिटायर हो रहा है तो उसको जो भी अमाउंट उसके कॉर्पस में है, कॉर्पस से तात्पर्य मेरा ये है कि उसके टायर 1 अकाउंट में उसने अपनी सेवा काल के दौरान जो कंट्रीब्यूशन किया है अपनी ओर से, और जो सरकार की ओर से कंट्रीब्यूशन दिया गया है, और उस पर जो उसको रिटर्न मिला है, उन सबको मिला के जो अमाउंट बनेगी उसको हम कॉर्पस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। उस कॉर्पस में से कम 40% उसको एक पेंशन स्कीम खरीदने के लिए पैसे एक एन्युटी कंपनी को जमा करने होंगे, और बाकी वो 60% लमसम में विड्रॉ कर सकता है। वो जो पैसा विड्रॉ करेगा वो पूरी तरह से टैक्स से फ्री है। अगर कोई व्यक्ति 60 वर्ष से कम उम्र में सर्विस से बाहर होता है, चाहे वो बीआरएस के द्वारा या रिजर्वेशन के द्वारा, उस स्थिति में उस व्यक्ति को जो उसके कॉर्पस में अमाउंट है उसके 80% को यानी कि 80% को एन्युटी खरीदने के लिए खर्च करना होगा, और 20% तक वो लमसम विड्रॉ कर सकता है, और जो वो लमसम विड्रॉ करेगा उस पर भी कोई भी इनकम टैक्स पेएबल नहीं है। लेकिन अगर कोई सरकारी कर्मचारी जो एनपीएस स्कीम से गवर्न था, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तब फिर वो चाहे तो उसके परिवार के लोग एनपीएस के तहत लाभ ले लें, या फिर वो उसके परिवार के लोग पुरानी पेंशन स्कीम के तहत लाभ लेने के लिए हकदार होंगे। रात के 8 बजे तक चलना है। डेफ एम्प्लॉइज एसोसिएशन की वर्कशॉप है पेंशन रूल्स के ऊपर, हमने 8 बजे तक का टाइम दे रखा है। तो स्लाइड आपकी एग्जिट फ्रॉम वाली चल रही है ना? ओ शिट। मनु मैं कर ज्वाइन कर रहा हूँ यार, सर को बोल रोकना पड़ेगा मेरे को। सर को फोन नहीं, मैं सर को वैसे ही वो करता हूँ, ज्वाइन करके सर को रोकूंगा।